हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते और सभी को खमा घड़ी। अब हम जो है वो आज हमारा जो हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें जो हम राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप आ जाते हैं, यानी कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप आ जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप, यानी कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ जाती है। लेकिन राजस्थान के भौतिक स्वरूप को पढ़ने से पहले जो है वो आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जो है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो है वो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में आया था। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन आते हैं, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड लोथर वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था। तो 6 जनवरी 1912 में फ्रैंकफर्ट में हुए भूगर्भीय सम्मेलन, फ्रैंकफर्ट में हुए भूगर्भीय सम्मेलन में इसका प्रतिपादन किया। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड लोथर वैगनर के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो फ्रैंकफर्ट में एक भूगर्भीय सम्मेलन हुआ था। वहां पे अल्फ्रेड लोथर वैगनर के द्वारा 6 जनवरी 1912 को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हम जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक जो है वो पृथ्वी का स्थलीय भाग बनाया है मैंने। इसको जो वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पेंजिया के नाम से जाना जाता है। पेंजिया, इसको क्या कहते हैं, स्थलीय भाग। और इसके चारों तरफ जो है वो मैंने जलीय भाग बनाया है, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जलीय भाग से घिरा होता है। यानी कि पृथ्वी का चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो जलीय भाग से घिरा होता है। उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। पैंथालासा के नाम से ये क्या होता है, तो ये जलीय भाग होता है, जलीय भाग। ठीक है, यानी कि वैगनर ने कहा कि पृथ्वी का स्थलीय भाग पेंजिया और पृथ्वी का चारों ओर से घिरा जलीय भाग पैंथालासा कहलाता है। यानी कि वैगनर महोदय के द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी का जो स्थलीय भाग आ जाता है, यानी कि वैगनर के अनुसार पृथ्वी का जो स्थलीय भाग जो आ जाता है वो तो पेंजिया कहलाता है। यानी कि ये जो भाग है पृथ्वी का वो पेंजिया कहलाता है। और ये कौन सा भाग आ जाता है, तो स्थलीय भाग आ जाता है। वैगनर ने कहा कि, या वैगनर के अनुसार पृथ्वी का जो स्थलीय भाग जो आता है वो पेंजिया कहलाता है। और पृथ्वी के चारों ओर जो जल से घिरा हुआ भाग जो आता है, यानी कि पृथ्वी के स्थलीय भाग के चारों ओर से घिरा जलीय भाग जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको पैंथालासा कहा जाता है। तो ये दोनों नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो वैगनर महोदय के द्वारा एक और बात कही गई थी कि जब ये हमारा जो पेंजिया आता है, इसका जो स्थलीय भाग आता है
भूगर्भिक हलचलों की वजह से जो वो स्थलीय भाग का विखंडन हो गया, यानी कि वेगनर के अनुसार कालांतर में भूगर्भिक हलचलों के कारण स्थलीय भाग जो था उसका विखंडन हो गया। ये जो हमने पेंजिया बताया था, यानी कि पेंजिया को स्थलीय भाग कहा जाता है, उसका कालांतर में भूगर्भिक हलचलों की वजह से जो है वो इसका विखंडन हो गया। स्थलीय भाग में जब भूगर्भिक हलचलें हुई तब ये जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया और बीच में जो वो एक सागर बन गया जो कि टेथिस सागर आता है। ये तो बना अंगारा लैंड और ये इधर है गोंडवाना लैंड और इस भाग को जो है वो टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। यानी कि वैगनर के अनुसार जब कालांतर में भूगर्भिक हलचलों की वजह से स्थलीय भाग का विखंडन हो गया और स्थलीय भाग के विखंडन से जो है वो पेंजिया जो था वो दो भागों में विभक्त हो गया। इसमें जो इसका पेंजिया का जो उत्तरी भाग जो आता है वो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भाग जो आता है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और पेंजिया के मध्य जो सागर आता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। यानी कि पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के माना जाता है और पेंजिया के मध्य जो सागर आता है उसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ये जो पेंजिया क्या होता है, पैंथालासा क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ लेना। अब हम जो बात करते हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे कि ये हुआ पेंजिया जो कि क्या आता है, स्थलीय भाग, और इसके पेंजिया यानी कि स्थलीय भाग जो है वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग जो है वो पैंथालासा कहलाता है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो ये पैंथालासा कहलाता है। इसको कहते हैं पैंथालासा। पैंथालासा क्या है, जलीय भाग। और हम बात कर रहे थे कि कालांतर में भूगर्भिक हलचलों की वजह से स्थलीय भाग जो आता है उसका विखंडन हो गया और विखंडन होने की वजह से पेंजिया का जो उत्तरी भाग जो आता है वो अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिणी भाग जो आता है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो जब अंगारा लैंड का विभाजन हुआ था, यानी कि अंगारा लैंड का विभाजन या अंगारा लैंड का विखंडन हुआ था, तब कौन से समय में हुआ था और इसके विखंडन से बने भाग कौन से आ जाते हैं। यानी कि जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ था तब कौन से समय में हुआ था, तो अंतिम, यानी कि इसी प्रकार जैसे कि स्थलीय भाग का विखंडन हुआ था उसी प्रकार अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंडन भी हुआ था, जिसमें कि इसका समय आता है अंतिम ट्राइसिक युग में जो है वो इसका विखंडन हुआ था। ट्राइसिक, अंतिम ट्राइसिक युग में, अंतिम ट्राइसिक युग में जो वो अंगारा लैंड का विखंडन हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि गोंडवाना लैंड का विखंडन कब हुआ था। गोंडवाना लैंड का विखंडन जो था उसका समय था प्रथम जुरेसिक युग में। प्रथम जुरेसिक युग में जो वो गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था। अब आता है कि इन दोनों के विखंडन से बने भाग कौन कौन से आ जाते हैं। पहले तो आप जो है वो सभी ये सारी चीजें जो वो नोट कर लेना कि अंगारा लैंड का विखंडन किस समय में हुआ था। तो अंगारा लैंड का विखंडन अंतिम ट्राइसिक युग में हुआ था। अंगारा लैंड का विखंडन किस समय में हुआ था, तो अंतिम ट्राइसिक युग में हुआ था। गोंडवाना लैंड का विखंडन किस समय में हुआ था, तो प्रथम जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था। पेंजिया का जो उत्तरी भाग जो आता है उसको अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं और पेंजिया का जो दक्षिणी भाग जो आता है उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं और पेंजिया के जो मध्य सागर आता है उसको टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। पेंजिया क्या होता है, स्थलीय भाग को पेंजिया के नाम से जानते हैं और जलीय भाग को किसके नाम से जानते हैं, पैंथालासा के नाम से। ये किसने कहा था, तो ये वेगनर महोदय के द्वारा कहा गया था। अब अगर हम बात करें तो अंगारा लैंड के विखंडन से बने भाग कौन कौन से आ जाते हैं, कि जब अंगारा लैंड का विखंडन हुआ तब कौन कौन से भाग बने थे। तो अंगारा लैंड के विखंडन के समय विखंडन से
बने भाग। विखंडन से कौन कौन से भाग बने थे? तो एक तो बना था यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। और एक बना था उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। मतलब कि अंगारा लैंड के विखंडन से बने भाग कौन कौन से आ जाते हैं? तो एक तो यूरेशिया आ जाता है, और एक आता है उत्तरी अमेरिका। यूरेशिया यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है, और एक आता है कि आर्कटिक आ जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो आप सभी को पता है आर्कटिक आ जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है। और एक और आता है आर्कटिक, आर्कटिक। विखंडन से बने भाग में यूरेशिया यूरोप और एशिया, और इसके साथ में जो है वो आर्कटिक आ जाता है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है, और यूरोप और एशिया आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने भाग, यानी कि पहले आप ये नोट कर लेना कि अंगारा लैंड के विखंडन से बने भाग कौन से आ जाते हैं? तो यूरेशिया आ जाता है, यूरोप और एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है, और एक आर्कटिक आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने भाग कौन कौन से आ जाते हैं? तो गोंडवाना लैंड से बने विखंडन से बने भाग, गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने भाग, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, इसमें भारत, इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने भाग में प्रायद्वीपीय पठार, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप तो मतलब अंगारा लैंड में आएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका, महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप तो आ जाएगा अंगारा लैंड में, और अंटार्कटिका आएगा गोंडवाना लैंड में, अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा गोंडवाना लैंड में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार आता है, और इसके साथ में एक आता है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप भी जो है वो किसके विखंडन से बना था? तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना था। मेडागास्कर द्वीप किसके विखंडन से बना था? तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से बना था। अंटार्कटिक, यानी कि गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने भाग कौन कौन से आ जाते हैं? तो गोंडवाना लैंड के विखंडन से बने भाग जो आते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है, इसके साथ में प्रायद्वीपीय पठार आता है जिसमें कि भारत को शामिल किया जाता है, और इसके साथ में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको जो अंगारा लैंड के बारे में भी याद रखना है कि अंगारा लैंड के विखंडन से बने भाग कौन से आ जाते हैं? उसमें यूरेशिया आता है, यूरोप और एशिया। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसमें आ जाता है, और इसके साथ में जो है इसमें आर्कटिक महाद्वीप भी जो है वो इसके अंदर आता है। और ये गोंडवाना लैंड कैसे बना और अंगारा लैंड कैसे बना, इसके बारे में जितनी भी चीजें जो है वो आप नोट कर लेना, और इसको जो है वो चित्र बना के जो है वो इसको अच्छे तरीके से नोट करना। फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं कि राजस्थान के जो वो भौतिक प्रदेश कितने आ जाते हैं, या फिर जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना बोर्ड से मेरे हटते ही। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, यानी कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश आ जाते हैं और कितने भौतिक प्रदेश आ जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देशों में
राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका मुख्य आधार उच्चावच व जलवायु रखा गया था। यानी कि राजस्थान को जो है वो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका मुख्य आधार उच्चावच व जलवायु रखा गया है। राजस्थान में जो है वो भौतिक भूस्वरूप जो आता है उसमें भूगर्भीय हलचलों, अनाच्छादन एवं जल प्रवाह प्रणाली के मिले जुले प्रभाव का जो है वो परिणाम यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन से आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है वो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। यानी कि पहला जो भौतिक प्रदेश आता है वो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश आता है। दूसरा भौतिक प्रदेश आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा भौतिक प्रदेश जो आता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा भौतिक प्रदेश जो आता है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला भौतिक प्रदेश आ जाता है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दूसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है अरावली प्रदेश, और तीसरा भौतिक प्रदेश आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी कि दूसरा जो भौतिक प्रदेश आता है वो अरावली प्रदेश आता है। अरावली प्रदेश, कई पहाड़ियां भी आ जाती है अरावली में, जो कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां आ जाती है, कौन कौन सी जो है वो सुरंगें इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो आता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। तो किस प्रकार से बांटा गया है, तो पहला अगर हम देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि आता है एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश आता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश आता है, और एक दूसरा जो आता है वो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश आता है। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, और एक आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। सॉरी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश जो आता है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश जो आता है इसको 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग कौन से आ जाते हैं, एक तो शेखावाटी बेसिन, और दूसरा आता है नागौर उच्च भूमि। यानी कि जिस प्रकार शुष्क मरुस्थल प्रदेश को बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में बांटा गया है, उसी प्रकार अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को जो है वो शेखावाटी बेसिन में और नागौर उच्च भूमि, लूणी बेसिन और घग्गर बेसिन 4 प्रकार से बांटा गया है। घग्गर बेसिन, इसके साथ में ही लूणी बेसिन, 4 भागों में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांटा गया है। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और घग्गर बेसिन और लूणी बेसिन में बांटा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कौन से होते हैं और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कौन से होते हैं,
इसके बारे में भी जो है वो आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे अच्छे तरीके से, डिटेल से हम जो है वो पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अरावली प्रदेश को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से आते हैं? तो एक तो जो आता है वो उत्तरी अरावली, एक तो उत्तरी अरावली में बांटा गया है, दूसरा जो आता है वो दक्षिण अरावली, और एक आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली में जो है वो बांटा गया है। यानी कि जो अरावली प्रदेश जो आता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर अरावली और दक्षिण अरावली और मध्य अरावली। अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तर अरावली, दक्षिण अरावली और मध्य अरावली, यानी कि 3 भौतिक प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो आता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो हम तीसरे की बात कर रहे हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से आ जाते हैं? तो एक आता है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, और इसके साथ में जो दूसरा भाग आता है वो माही बेसिन, माही बेसिन, और तीसरा भाग जो आ जाता है वो आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में बनास बेसिन। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो तीसरा भाग आता है वो बनास बेसिन आ जाता है, यानी कि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश में ज्यादा होता है। माही बेसिन का भी होता है, चंबल बेसिन का होता है, तो तीनों भाग जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में जो है वो कितने भौतिक प्रदेश आ जाते हैं? तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश आ जाते हैं। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेशों का विभाजन जो है, यानी कि किस आधार पे जो इसको बांटा गया है, तो उच्चावच के आधार पे और जलवायु के आधार पे बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेश कौन से आ जाते हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है, और एक जो है वो अरावली प्रदेश आता है। इसके साथ में ही जो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है। अब जो है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश जो आता है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है वो घग्र बेसिन, फिर शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, और इसके साथ में जो है वो लूणी बेसिन में विभाजित किया गया है। फिर अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी मैदानी मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आता है विंध्य प्रदेश, विंध्य का पठार, यानी कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। विंध्य पठार, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो इधर हम चौथे की बात कर लेते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन से आ जाते हैं? तो एक तो आता है विंध्य का पठार, और इसके साथ में दूसरा आ जाता है दक्कन का पठार, दक्कन पठार। यानी कि फिर अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन के रूप में विभाजित किया गया। अरावली प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया, उत्तर अरावली, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो आता है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया, दक्कन का पठार, और एक जो है वो डेक्कन प्लेटू आता है, और इसके साथ में विंध्य का पठार जो है वो इसमें आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश आते हैं, फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान को जो है वो, राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था। यानी कि राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, राजस्थान का भूगोल। तो ये बुक जो है वो आपको याद रखनी है, और राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने का काम प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा किया गया था। अब हम बात करें कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा जो 7 भौगोलिक प्रदेश बताए गए थे राजस्थान के, वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो पहला जो आता है वो शुष्क प्रदेश आता है, दूसरा आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा जो आता है वो नहरी क्षेत्र आता है, और चौथा जो आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है, और 5वां जो आता है वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश आता है, और छठा आता है दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी कृषि क्षेत्र जो आता है वो 5वां हमारा आता है, छठा आता है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, और 7वां आता है चंबल बीहड़ प्रदेश।
तो उसी प्रकार अगर हम इनको जो वो डिटेल से पढ़े तो सबसे पहले हम देखेंगे शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश जो आता है वो पश्चिमी मरुस्थल का यानी कि पश्चिम का जो भाग आ जाता है, मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग आ जाता है उसको हम शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्षा जो है वो 150 से लेकर 250 मिमी या फिर 15 से लेकर 25 सेमी तक जो वो यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि पश्चिमी भाग में यानी कि मरुस्थल के पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, फलोदी आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है, जोधपुर आता है, बाड़मेर के विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट बालोतरा बनाया गया था, तो बालोतरा भी इसके अंतर्गत आता है। इसके साथ में नागौर का जो पश्चिमी भाग आता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, और बीकानेर का जो दक्षिण पूर्वी भाग आता है वो इसके अंतर्गत आता है। चूरू का जो दक्षिण पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क प्रदेश में आ जाता है, यानी कि जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, और बालोतरा और फलोदी। जोधपुर ग्रामीण का पश्चिमी भाग आता है, जोधपुर ग्रामीण का जोधपुर और बीकानेर का दक्षिण पूर्वी भाग आता है, चूरू का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है, नागौर का जो है वो पश्चिमी भाग आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो भौगोलिक प्रदेश आ जाता है विशी मिश्रा के अनुसार वो हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाता है। अर्ध शुष्क प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, तो 250 से लेकर 500 मिमी तक जो है वो यहाँ पे वर्षा होती है, यानी कि 25 से लेकर 50 सेमी तक जो है वो यहाँ पे वर्षा होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो जालोर आता है, सांचौर आ जाता है, पाली आ जाता है, और इसके साथ में नागौर, डीडवाना, कुचामन और झुंझुनू। चूरू का जो है वो उत्तर पूर्वी भाग जो वो इसके अंतर्गत आता है, यानी कि चूरू का उत्तर पूर्वी भाग आता है। चूरू का जो उत्तर पूर्वी वाला भाग जो आता है वो इसके अंतर्गत आता है। सिक्कर आता है, नीम का थाना आता है, और जोधपुर ग्रामीण का दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा जो उनके द्वारा बताया गया था विशी मिश्रा के द्वारा वो नहरी क्षेत्र बताया गया था कि नहरी क्षेत्र भौगोलिक प्रदेश राजस्थान में आ जाता है। नहरी क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा 150 से लेकर 500 मिमी तक जो है, मतलब 250 तक, यानी कि 150 से 250 मिमी यानी कि 15 से लेकर 25 सेमी तक जो है वो नहरी क्षेत्र में वर्षा होती है। नहरी क्षेत्र में जो वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्षेम की समस्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अम्लीयता, क्षारीयता की समस्या पाई जाती है। सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र जो वो ये आ जाता है, यह जो है वो बग्गी, यानी कि एक बग्गी नाम से जाना जाता है। जो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र जो आता है उसको बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हनुमानगढ़, गंगानगर, मतलब कि इसमें नहरी क्षेत्र में कौन कौन से जिले जाते हैं, तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का भी जो वो पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके साथ में जो है वो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि श्रीगंगानगर और बीकानेर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था वो इसके अंतर्गत आ जाता है, और जैसलमेर का जो उत्तरी भाग जो आता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो आपको जो है वो ये ध्यान में रखने कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, कितने सेमी तक जो है यहाँ पे वर्षा होती है और कौन कौन से जिले जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी या फिर जो है वो नोट्स बना लेना कॉपी में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो हम चौथे जो है वो भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। चौथा जो भौगोलिक प्रदेश जो आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश जो आता है यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे वर्षा 300 से 600 मिमी। पांचवा हमारा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और हमारे राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। उसी प्रकार विशी मिश्रा के द्वारा जो वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो उद्योगों की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे वर्षा का क्राइटेरिया यानी कि वर्षा का क्षेत्र भी जो वो बहुत ज़्यादा ही होगा। तो वर्षा यहाँ पर 500 से अधिक होती है, 500 से अधिक यहाँ पे वर्षा होती है। 50 सेमी तक जो है वो यहाँ पे वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। जिलों की अगर हम बात करें तो जिले यहाँ पे जो है वो जयपुर आता है, जयपुर ग्रामीण आ जाता है। इसके साथ में जो वो कोटपुतली बहरोड आता है,
अलवर आता है, खैरथल, खैरथल तिजारा इसके अंतर्गत आ जाता है, दौसा, टोंक, दूदू, अजमेर, यानी कि ज्यादातर जिले जो आते हैं वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में आते हैं। यहाँ पे कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, धौलपुर यहाँ पे आ जाता है, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी आदि सभी जो यहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो करौली, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी जो आता है वो करौली और सवाईमाधोपुर को विभाजित करके जो वो गंगापुर सिटी नया जिला बनाया गया है। और इसके साथ में जो है वो यहाँ पे शाहपुरा जिला, यानी कि जो भीलवाड़ा, मतलब शाहपुरा जो भीलवाड़ा को विभाजित करके बनाया गया था, शाहपुरा और भीलवाड़ा भी जो है वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं। भीलवाड़ा को विभाजित करके शाहपुरा नया जिला बनाया गया था। बूंदी आ जाता है और सवाईमाधोपुर आता है। इसके साथ में जो वो डीग डिस्ट्रिक्ट जो कि भरतपुर को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था, यानी कि भरतपुर देखा नहीं क्या, तो भरतपुर को विभाजित करके जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था डीग, तो भरतपुर आ जाएगा और इसके साथ में जो वो डीग जिला भी आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हम राजस्थान के जो है वो भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने विशी मिश्रा का जो भौगोलिक प्रदेशों का जो विभाजन आता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि चौथा जो भौगोलिक प्रदेश आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है, जहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ पे 300 से 600 मिमी यानी कि 30 से लेकर 60 सेमी तक जो वो यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिले कौन कौन से आ जाते हैं, उदयपुर आ जाता है, सलुम्बर आ जाता है, डूंगरपुर का जो वो पश्चिमी भाग आ जाता है, और जो पाली डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसका दक्षिण पूर्वी भाग आ जाता है, और इसके साथ में ब्यावर आता है। फिर हम बात करते हैं पांचवें भौगोलिक प्रदेश के बारे में। पांचवा भौगोलिक प्रदेश जो आता है वो हमारा कौन सा आ जाता है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश आ जाता है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो 500 से जो वो अधिक ही यहाँ पे वर्षा होती है, और 50 सेमी से जो वो यहाँ से अधिक वर्षा ही जो वो इस प्रदेश में होती है। यहाँ पे अगर हम जिलों के बारे में बात करें तो जयपुर जिला आ जाता है, जयपुर ग्रामीण आ जाता है, दौसा आ जाता है, भरतपुर आता है, अलवर आता है, खैरथल तिजारा आ जाता है, कोटपुतली बहरोड आ जाता है, डीग डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और इसके साथ में गंगापुर सिटी को और सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, और इसके साथ में जो है वो एक और जिला आ जाता है हमारा बूंदी जिला। ये जो है वो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में आ जाते हैं। तो आप इन दोनों को जो है वो नोट कर लेना। फिर हम बात करते हैं छठे औद्योगिक प्रदेश के बारे, औद्योगिक प्रदेश क्या, फिर हम बात करते हैं छठे भौगोलिक प्रदेश के बारे में, यानी कि विशी मिश्रा के द्वारा जो छठा भौगोलिक प्रदेश बताया गया है जो कि हमारा आता है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के बारे में अब हम पढ़ेंगे। छठा जो आता है वो हमारा दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश जो आता है यहाँ पे वर्षा 500, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश में वर्षा 500 मिमी से अधिक ही होती है, और अगर हम देखें तो 50 सेमी से वर्षा यहाँ पे अधिक ही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो कोटा, झालावाड़, और हमारे भौतिक प्रदेशों में हमने बात करी थी कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश जो आ जाता है वहाँ पे दक्कन का पठार और विंध्य का पठार मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार जो है वो विशी मिश्रा के द्वारा बताया गया है कि कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा थे कि विशी मिश्रा के द्वारा जो और भौगोलिक प्रदेश बताए गए हैं राजस्थान के, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश आता है जहाँ पे वर्षा 500 से अधिक होती है, 50 सेमी से जो अधिक होती है। जिले अगर हम बात करें तो कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर का पूर्वी भाग आ जाता है, विंध्य प्रदेश, लावा पठारी प्रदेश जो कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होता है। इसके साथ में चंबल बीहड़ प्रदेश जो आता है उसमें वर्षा 500 से अधिक होती है, 50 ये ठीक है। इसके बाद में जिले देखें तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर आ जाता है चंबल बीहड़ प्रदेश में। यहाँ पे अवनाली का प्रदन सर्वाधिक होता है, उत्खात भूमि यहाँ पे पाई जाती है, बीहड़ भूमि यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो वो दूसरी बार इसका भौगोलिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, राजस्थान का दूसरी बार भौतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो आप जो है वो ये सभी स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। तो राजस्थान का दूसरी बार एस.के. सेन ने 1968 में
1968 में राजस्थान को जलवायु के आधार पे तीन भागों में विभाजित किया। यानी कि राजस्थान को दूसरी बार एस.के. सेन ने 1968 में जलवायु के आधार पे तीन भागों में विभाजित किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान को तीसरी बार किसके द्वारा विभाजित किया गया? राजस्थान को तीसरी बार 1971 में प्रोफेसर रामलोचन के द्वारा दो भागों में व चार उपभागों में और 12 लघु भागों में विभाजित किया गया। यानी कि राजस्थान को तीसरी बार 1971 में प्रोफेसर रामलोचन के द्वारा राजस्थान को दो भागों में, चार उपभागों में और 12 लघु भागों में विभाजित किया। यानी कि लघु प्रदेशों में विभाजित किया। यानी कि 2 तो भाग बताए गए और 4 इसमें उपभाग बताए गए और 12 इसमें लघु प्रदेशों में विभाजित किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के द्वारा 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। साहित्यिक शब्दावली में मेरू मतलब अरावली प्रदेश, इसके साथ में मरु का मतलब मरुस्थल प्रदेश, मतलब कि जो मेरू नाम आता है वो अरावली प्रदेश के लिए आता है, अरावली के लिए आता है, और मरु जो आता है वो मरुस्थल के लिए आता है, और माल जो आता है वो उपजाऊ भूमि हाड़ौती के लिए आता है। उपजाऊ भूमि हाड़ौती के लिए माल शब्द का यूज किया गया है। यानी कि राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। मरुस्थल, मेरू, अरावली और माल उपजाऊ भूमि हाड़ौती को जाना जाता है। ये तो हुई राजस्थान के साहित्यिक शब्दावली के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, दूसरी बार किसके द्वारा विभाजित किया गया है और तीसरी बार किसके द्वारा विभाजित किया गया है, उसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश जो हमने आपको बताए थे उनकी सामान्य सी जानकारी जो है वो हम देख लेते हैं कि जो हमने पहला जो भौतिक प्रदेश बताया था पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, उसमें क्षेत्रफल कितना आ जाता है तो 61.11% इसमें क्षेत्रफल आ जाता है। इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है तो यहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिट्टी कैसे आ जाती है तो बलुई रेतीली मिट्टी यहाँ पे आती है, और इसका ढाल किस तरफ से आता है तो इसका ढाल जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो है इसका ढाल आता है। और यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इसकी उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है तो टेथिस सागर से जो है वो इस मरुस्थल डेजर्ट की उत्पत्ति हुई है। टेथिस सागर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है तो आप जरूर देख लेना और नोट्स बना लेना। इसका कालक्रम भूगर्भिक समय सारणी क्या आती है तो वो प्लेस्टोसीन का जो वो ये समय का आता है, यानी कि इसका कालक्रम आता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है, कौन सा आता है, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश जो आता है यहाँ पे मतलब कि क्षेत्रफल कितना आता है, तो 9% यहाँ का क्षेत्रफल आता है। यहाँ की जनसंख्या कितनी आती है, तो 10% यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे पर्वतीय या वनीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत बहुत ज्यादा आ जाते हैं, वन भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्वतीय वनीय मृदा पाई जाती है। ढाल कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, तो पार्श्विक की ओर जो इसका ढाल आता है। जलवायु यहाँ पे कैसे पाई जाती है, तो उपाद्र जलवायु जो वो यहाँ पे पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति जो वो गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में मैंने आपको समझाया है। इसका कालक्रम या इसकी समय सारणी क्या आ जाती है, भूगर्भिक समय सारणी क्या आ जाती है, तो प्री कैम्ब्रियन काल का जो है ये अरावली आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी जो कि हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश आ जाता है। यहाँ पे 23% जो है वो क्षेत्रफल आ जाता है और 39% जो है वो यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। मृदा जो है वो यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, दोमट मृदा पाई जाती है, जो कि उपजाऊ मृदा के रूप में भी जानी जाती है। और इसका ढाल अगर हम देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल आ जाता है। और यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और ये किस जो है वो इसकी उत्पत्ति किस से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। और इसका कालक्रम या समय सारणी क्या आ जाती है, तो इसका समय सारणी प्लेस्टोसीन ही आता है, यानी कि प्लेस्टोसीन ही इसका समय सारणी आती है। फिर नेक्स्ट यानी कि चौथा हमारा जो भौतिक प्रदेश आ जाता है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। यहाँ पे क्षेत्रफल जो आता है वो 6.8 यानी कि 6.89% जो वो यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाता है। जनसंख्या यहाँ पे 11% निवास करती है। इसके साथ में यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है या रेंगूर मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और इसका जो वो ढाल किस तरफ आ जाता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसका ढाल आ जाता है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल आ जाता है। यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो गोंडवाना लैंड से जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो आता है इसका कालक्रम या भूगर्भिक समय सारणी क्या आ जाती है, तो वो आ जाती है क्रिटेशियस आ जाती है। और ये प्लेस्टोसीन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये तो हुए हमारे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी। अब आगे जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।